Hello friends, good morning all of you. Today I am going to discuss about DSSB PGT previous year questions. दोस्तों अगर आप DSSB या कोई भी कॉमर्स टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन एट द सेम लेवल इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन। इसका ऑप्शन है फर्स्ट है वॉल्यूम, सेकंड है क्वालिटी, थर्ड है कॉस्ट एंड फोर्थ है फैशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉल्यूम। कॉस्ट 5 टाइप का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिसीजन मेकिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। It involves forecasting and planning. The function of decision making is to choose alternatives for the। तो फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी क्या है इसमें और ये कौन सा ये इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर, सेकंड है प्रेजेंट, थर्ड है प्रॉफिट एंड फोर्थ है लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला है प्रोग्राम डिसीजन एंड सेकंड है नॉन प्रोग्राम डिसीजन, और ये जनरली क्या फ्यूचर के लिए होता है। ओके, आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि है विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन की पॉइंट। तो कौन सा बेस्ट मार्केटिंग के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ट होता है जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सेकंड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, थर्ड है एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसमें से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है? इसका ऑप्शन ए है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेकंड है पर कैपिटा इनकम, थर्ड है ट्रेंड्स इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से दोस्तों हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है? तो इंटरेस्ट रेट आता है, एक्सचेंज रेट आता है, टैक्स रेट आता है, इन्फ्लेशन, लेबर, डिमांड एंड सप्लाई, वेजेस, लॉ एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड रिसेशन। ये सब किस में आता है? इकोनॉमिक फैक्टर में। तो इसमें से कोई भी ये सब में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच इट इज एक्सपोज्ड एंड बाय विच इट मे बी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेड बाय। क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंट बिजनेस जो कंसिस्ट करता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन बोल रहे हैं? तो इसमें से आंसर हो जाएगा रिनिक एंड स्कॉल। फर्स्ट ऑप्शन कॉपन, सेकंड व्हीलर एंड टोज, थर्ड रिनिक एंड स्कॉल एंड फोर्थ क्या है? नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा रिनिक एंड स्कॉल। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा। द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स to which it is exposed and by which it may be influenced directly और indirectly कौन बोला है? रिनिक एंड स्कॉल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों जो कि क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा इन्वायरमेंट का कंपोनेंट मतलब घटक नहीं है, ठीक है, कौन सा इसका घटक नहीं है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिकल फैक्टर, सेकंड है ज्योग्राफिकल फैक्टर, थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड लास्ट है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट ये 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड विजन एंड मिशन, ऑब्जेक्टिव, कॉरपोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेबर यूनियन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इसका नहीं है, तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। कौन सा शेयर मार्केट ऑफ इंडिया में काम करती है? तो मतलब कंट्रोल करती है। कंट्रोल कौन करती है?
फर्स्ट ऑप्शन है MRTP एक्ट, सेकंड है फेरा, थर्ड है BIFR एंड लास्ट है मतलब फोर्थ ऑप्शन नंबर सेबी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है, और ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। ठीक है, ये कौन कंट्रोल करती है? तो सेबी करती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, कब लागू हुआ? आया वो 1986 में, लेकिन वो लागू कब हुआ दोस्तों? तो लागू हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 जुलाई 1987, सेकंड है 1 जुलाई 1986, थर्ड है 1 जून 1986 एंड लास्ट ऑप्शन नंबर 4 है 1 जून 1987। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 1987। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है गुड्स मीन्स, गुड्स का क्या मतलब होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड है ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड है एक्शनेबल क्लेम्स एंड फोर्थ है डिक्री। तो दोस्तों गुड्स का मतलब होता है ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ सर्विसेज इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें से क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा सर्विस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द सर्विस ऑफ ए टीचर, द सर्विस ऑफ ए बैंकर, द सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, और लास्ट है द सर्विस ऑफ ए लॉयर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सर्विस ऑफ अ टीचर। ठीक है, द सर्विस ऑफ ए टीचर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है कॉरपोरेट टैक्सेस। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट टैक्स, सेकंड है गिफ्ट टैक्स, थर्ड है डायरेक्ट टैक्स एंड फोर्थ है सर्विस टैक्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है हु आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में ड्राइवर्स का क्या रोल, क्या है ये? हु आर द ड्राइवर्स मतलब कौन होता है? ठीक है, फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड है, या फिर फाइनेंशियल फॉलोज है, या सी है कम्युनिकेशन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें से सारा ही है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डाइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देयर आर 5 डिफरेंट ग्रुप्स होता है इसका। क्या क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स, पॉलिटिकल ड्राइवर्स, मार्केट ड्राइवर्स, कोस्ट ड्राइवर्स एंड कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट का क्या घटक है? तो फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड है एग्रीकल्चर, थर्ड है पॉपुलेशन एंड डी है R&D। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या है? तो एजुकेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट बट इट हैज़ वन लिमिटेशन विच इज। सोशलिज्म केम इनटू फोर्स, सोशलिज्म कब आया? सोशल डेवलपमेंट में, किंतु क्या बोल रहा है? इट हैज़ वन लिमिटेशन, इसका कौन सा एक लिमिटेशन है? कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड फोर्थ है ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या? ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट। कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन राइट टू ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी कंसिस्ट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी क्या कंसिस्ट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है नेम क्लोज, सेकंड है प्लेस क्लोज, थर्ड है ऑब्जेक्टिव क्लोज एंड लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, जो कि है विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय पंचायत। पंचायत कौन सी टैक्स कलेक्ट करती है? तो वो होगा फर्स्ट है टैक्स ऑन लोकल फेयर, सेकंड है सेल्स टैक्स, थर्ड है कस्टम ड्यूटी एंड फोर्थ है लैंड रेवेन्यू। तो दोस्तों पंचायत क्या कलेक्ट करती है? तो टैक्स ऑन लोकल फेयर कलेक्ट करती है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन रिप्रेजेंट्स इंड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। प्रोलिफरेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट लाइन, सेकंड है प्रोडक्ट क्वालिटी, थर्ड है प्रोडक्ट प्राइस एंड फोर्थ है प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट लाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है मिशन इज ए स्टेटमेंट विच डिफाइंस द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस इज अ। फर्स्ट ऑप्शन है सोसाइटी, सेकंड है मार्केट, थर्ड है शॉप एंड फोर्थ है कैपिटल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज बेस्ड ऑन। क्या बोल रहा है? इंडियन मर्केंटाइल किस लॉ से बेस्ट है? तो फर्स्ट है अमेरिकन लॉ, यूरोपियन लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ एंड जापानी लॉ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय। एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है ओरली, सेकंड है रजिस्ट्रेशन, थर्ड है कंडक्ट एंड फोर्थ है ऑटोमेटिकली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज। वॉइड एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट है? तो वो है फर्स्ट है इनफोर्सेबल एट लॉ, सेकंड है नॉट इनफोर्सेबल एट लॉ, थर्ड है इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज एंड फोर्थ है रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉट इनफोर्सेबल एट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए एसएससी। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए एसएससी कैन बी। फर्स्ट है डिफरेंट और डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है डिफरेंट और डिफरेंट करेंट ईयर्स, थर्ड है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स एंड लास्ट मतलब डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए एसएससी क्या कर सकता है? डिफरेंट और डिफरेंट क्या हो सकता है? तो डिफरेंट और डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड है नॉन रेसिडेंट, थर्ड है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रेफरेंस शेयर्स आर। क्वेश्चन नंबर 25 प्रेफरेंस शेयर्स आर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सेकंड है ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, थर्ड है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड फोर्थ है ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या होगा? ओनर्स होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन इज रिलेटेड विथ। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन इज रिलेटेड विथ। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971, सेकंड ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, थर्ड है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड डी है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स। परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सेकंड है केस बैलेंस विथ आरबीआई, थर्ड है बैंक बैलेंस विथ आरबीआई एंड लास्ट ऑप्शन है लोन एंड एडवांसेस विथ जनरेट इनकम। तो दोस्तों परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है लोन एंड एडवांसेस जो कि जनरेट इनकम करती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। तो जनरल रिजर्व क्या क्रिएट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल प्रॉफिट, सेकंड ऑप्शन है रेवेन्यू प्रॉफिट, थर्ड है ओनली प्रॉफिट एंड डी ऑप्शन है बाय सेल्स ऑफ एसेट्स। तो दोस्तों जनरल रिजर्व क्रिएट करती है रेवेन्यू प्रॉफिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन। प्रीमियम रिसीव्ड को इशू ऑफ शेयर्स में कहाँ पे दिखाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड लास्ट ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है इन द केस
in case the shares are forfeited, the capital account is debited by। फर्स्ट ऑप्शन है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, सेकंड है पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, थर्ड है कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड लास्ट है अनकॉल्ड ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इफ अर्निंग प्राइस रेशियो इज, इसमें क्या बोल रहा है, अर्निंग प्राइस अगर 0.5 दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर 8 दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मार्केट प्राइस इसका हो जाएगा 160। 8/0.5 करके इसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो 160 निकलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड विथ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है अमलगमेशन, सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, थर्ड है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड फोर्थ है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो दोस्तों स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे रिलेटेड होती है, तो वो अमलगमेशन से है, अमलगमेशन से है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है द बेसिक पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। बेसिक पर्पस क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड है इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, थर्ड है इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड फोर्थ है इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसको दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्या किससे रिलेटेड होता है, तो वो इंडिकेट करता है वर्किंग कैपिटल से, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिवरेज रेशियो। तो लिवरेज रेशियो कौन सा है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड है करंट रेशियो, थर्ड है ऑपरेटिंग रेशियो एंड फोर्थ है इन्वेंट्री रेशियो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेट इक्विटी रेशियो होगा, ठीक है। लिवरेज रेशियो कौन सी होती है, डेट इक्विटी रेशियो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरीली पेड, नॉट प्राइमरीली पेड आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑप्शन है पेमेंट ऑफ वेजेस, सेकंड है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, थर्ड है रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स एंड डी है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 में है केस फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, केस फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सेकंड है नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, थर्ड है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए और सॉरी लास्ट ऑप्शन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो केस फ्रॉम ऑपरेशन का क्या होता है, इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, सेकंड है चेंज इन क्वांटिटी यूज्ड, थर्ड है चेंज इन मटेरियल मिक्स एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो कि है सेल्स फॉर द ईयर ₹40,000। सेल्स उसका कितना होता है 40,000 है, परचेज का वैल्यू है 30,000, एक्सपेंसेस का 5,000, क्रेडिटर्स का 10,000 और क्रेडिटर्स एट द एंड में आता है 15,000। तो दोस्तों इसमें सेल्स का वैल्यू है 40,000 और एट द एंड में आता है 15,000, ठीक है। और परचेस हम लोग कितना में किए हैं, तो 30,000, एक्सपेंसेस हो रहा है 5,000 और क्रेडिटर्स का स्टार्ट कितना में 10,000। तो कितना हो गया ये 45,000। 45,000 में इसका वैल्यू हो रहा है 55,000 और 55 में 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी टेकन एज ऑफ कैपिटल नेचर। ऑप्शन नंबर ए है ₹2,000 स्पेंड ऑन डिसमेंटलिंग प्लांट,
and machinery to more convenient site. Second option है ₹1000 paid for removal of stock to a new site. And third option है 5000 paid for erection of a new machines. And fourth option है a sum ₹5000 was expended on reinstalling plant and machinery. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ₹5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। क्योंकि मशीन एक टाइप का क्या हो गया, कैपिटल नेचर है। ठीक है, मशीन हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अपने पूंजी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, जो कि है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का क्या एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन जो होती है उससे वैल्यू घट जाता है और ये क्या हो गया, एक टाइप से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन द टाइम बेसिस। फर्स्ट ऑप्शन है सैलरी, सेकंड है वेजेस, थर्ड है इंटरेस्ट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों टाइम बेसिस पे ये सारा ही होगा, सैलरी, वेजेस और इंटरेस्ट, तो ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू। प्री इनकॉर्पोरेशन किस में क्रेडिट होगी, मतलब प्रॉफिट क्रेडिट होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड है जनरल रिजर्व एंड फोर्थ है कैपिटल रिजर्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि है financial stability refers to the capacity of an undertaking to meet its financial obligations, both fill in the blanks and fill in the blanks। तो दोस्तों financial stability refers to the capacity of an undertaking to meet its financial obligation क्या होता है, financial obligation both short term and long term। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। तो नॉन ट्रेडिंग चार्जेस कौन सी है। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, सेकंड है डिस्काउंट ऑन इशू रिटर्न ऑफ, थर्ड है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड लास्ट मतलब फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी दोस्तों, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेकंड ऑप्शन है परसेंटेज चेंज इन इक्वालिटी डिमांडेड बाय नेशनल इनकम, थर्ड है परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांड बाय 100 एंड लास्ट ऑप्शन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। तो दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो कि है ए फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट्स कॉल्ड। सोल सेलर क्या होता है प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोपोली, सेकंड है ओलिगोपोली, थर्ड है कंपटीशन एंड फोर्थ है ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों सोल सेलर होता है मोनोपोली, सोल सेलर सिंगल सेलर, ठीक है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फर्स्ट है ओलिगोपोली ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, नॉट पार्ट, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इनमें से कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन होता है, नॉट पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या पूछा है, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है, और ये सब सारा क्या है मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है ये सब। टाइप्स ऑफ
मार्केट स्ट्रक्चर का क्या क्या होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन हुआ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हुआ, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपोली आता है, ठीक है, ओलिगोपोली आता है, मोनोपोली आता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और इसमें क्या पूछा है, इसमें से नहीं होता है वो पूछा है, इसलिए नॉन ऑफ दी अबव होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो कि है दोस्तों प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टोटल कॉस्ट, सेकंड है टोटल प्राइस, थर्ड है टोटल सेल्स एंड लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये है विच कोस्ट नॉन एज पीरियोडिकल कोस्ट। तो हम पीरियोडिकल कोस्ट को किस मतलब किसको जानते हैं, किस पीरियोडिकल कोस्ट के नाम से। फर्स्ट है फिक्स्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए में फिक्स्ड कोस्ट दिया है, सेकंड में है वेरिएबल कोस्ट एंड थर्ड में है रेवेन्यू कोस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड कोस्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप मतलब टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमर्स टीचर, कोई भी कॉमर्स का मतलब पीजीटी से रिलेटेड हो या फिर टीजीटी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। तो अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।